चाय पीना हर किसी को पसंद है, तो क्या चाय पीना भी डेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है? अ लॉट ऑफ टी, यस। तो बेसिक टिप में क्या देना चाहूँगा, अगर आप चाय ज़्यादा पी रहे रहोगे ना, सो हम अगर ये ओरल कैंसर की बात कर ही रहे हैं, तो क्या इनका सर्जरी भी डेंटिस्ट करते हैं? द फर्स्ट पर्सन टू डिटेक्ट ओरल कैंसर आर डेंटिस्ट। ये सब जो एड्स हम देखते हैं मूवी चालू होने के पहले, वो मुकेश की एड्स आती है, तो क्या ये एड्स को रिवर्स करना पॉसिबल है, रिकवर करना पॉसिबल है? नहीं। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वैसे इस टाइप के पेशेंट्स में, जब भी उनका जॉ निकल जाता है और वापस उनको रूटीन लाइफ में आना है? जैसे अभी हम लोग ने रिसेंटली एक केस किया, तो उसका आधा जॉ हमें काट के फेंकना पड़ा। तो हम लोग ने उनका पूरा का पूरा जॉ टाइटेनियम में प्रिंट किया और फिट किया। टुडे नो वन नोज दैट ही इज ऑन अ आर्टिफिशियल जॉ। टीथ वाइटनिंग के प्रोडक्ट्स आ गए हैं बहुत सारे, Yes. या तो चारकोल यूज करने के लिए आ गए, तो ये सारी चीजें क्या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? 100%, इफ नॉट रिकमेंडेड बाय डेंटिस्ट, इट्स अ मार्केटिंग गिमिक। तो आपके हिसाब से ये पतंजलि क्या सच में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है? आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट। डॉक्टर कामत ना सिर्फ दांतों का इलाज करते हैं, लेकिन ओरल केयर के बारे में भी लाखों लोगों को जागरूक करते हैं। आज के एपिसोड में हमने कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस किए हैं जो आपको जानने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि चाय और कॉफी पीने से क्या आपके दांत अफेक्ट होते हैं, टूथब्रश करने का प्रॉपर तरीका क्या है, कितने मिनट्स के लिए करना चाहिए। इवन हमने ये भी डिस्कस किया है कि ओरल कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, और ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स के टूथपेस्ट आते हैं, क्या ये सच में फायदेमंद होते हैं या सिर्फ ये एक मार्केटिंग गिमिक है। इनफैक्ट आज के एपिसोड में डॉक्टर कामत ने 5 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स बताई है जो आप डेली रूटीन में यूज कर सकते हो अपने ओरल केयर को इंप्रोवाइज करने के लिए। तो अगर आप अपनी मुस्कान को और भी ब्राइट बनाना चाहते हो तो आज का एपिसोड जरा भी मिस मत करना। तो चलो वेलकम करते हैं डॉक्टर वरुण कामत का। चाय पीना हर किसी को पसंद है, तो क्या चाय पीना भी डेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है? अ लॉट ऑफ टी, यस। कैसे अफेक्ट करता है? आपको बहुत सारे स्टेन्स आएंगे, बहुत सारे स्टेन्स आएंगे। टी में टैनिन रहता है, इट्स ब्लैक इन कलर। तो बहुत सारे जब चाय पीते हो आप, वो स्टेन्स आपके दांत पे हो जाते हैं। ऑल्सो जितना चाय पियोगे उतनी शुगर आप उस चाय में डालोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके दांत को शुगर और कैविटीज़ के चांसेस है। और चाय के साथ तो पकौड़े आते ही है। करेक्ट। So it is not good for your health as well. So drinking tea, of course, if you drink it in caution, yes. तो बेसिक टिप में क्या देना चाहूँगा, अगर आप चाय ज़्यादा पी रहे रहोगे ना, सो न्यूट्रलाइज इट बाय ड्रिंकिंग वाटर। पानी पी लिया, स्क्विश कर लिया, अंदर ले लिया, तो क्या वो दांत का पूरा जो टैनिन या एसिड जो रहता है, बिकॉज चाय में ज़्यादा करके टैनिन या एसिड रहता है, दैट विल इंज्योर योर एनामल, जो घस जाएगा, एनामल आपका अब्रेज हो जाएगा। इसलिए चाय पियो, पर थोड़ा कम में पियो, या अगर आप पी रहे रहोगे तो न्यूट्रलाइज इट विद ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर। ट्रू। ऐसी कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, जो बेसिकली अफेक्ट कर सकती है हमारी डेंटल केयर को? स्नैकिंग, अ लॉट ऑफ शुगर्स एंड नॉट ब्रशिंग। द मैक्सिमम मैं पेशेंट देखता हूँ ना, वो रात को ना ब्रश होता नहीं है, एंड रात को जो हम ब्रश नहीं करते, दैट इज द कॉज फॉर ऑल द बैक्टीरियल ग्रोथ इन योर माउथ। और सबसे ज़्यादा मैं आजकल देख रहा हूँ, सबसे हानिकारक जो चीज़ है वो आजकल के यंग जनरेशन में इज़ हैबिट्स, लाइक टबैको, स्मोकिंग। जो हैबिट्स आजकल के हो रहे वो रिड्यूस करो, बिकॉज नहीं तो बहुत सारे मुकेश और सुरेश आ जाएंगे। मुकेश और सुरेश, आई मीन टू से, जो हम लोग वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं उसमें वो कॉमन नेम्स है। करेक्ट। ये सब जो एड्स हम देखते हैं मूवी चालू होने के पहले, वो मुकेश की एड्स आती है, तो क्या ये एड्स को रिवर्स करना पॉसिबल है, रिकवर करना पॉसिबल है? हाँ, नहीं। ओके। कैंसर एक ऐसी चीज़ है ना विच जो हमारे अंदर के सेल्स को ओवरग्रो करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज कैंसर। द क्रैप साइन, जो ग्रो के जाके ओवर ग्रोथ हो जाता है, या वो उधर का पूरा पार्ट सड़ जाता है। वी कैन नॉट रिवर्स इट, बट डेफिनेटली ट्रीट कर सकते हैं। अभी कौन से स्टेज पे डिटेक्ट होता है, दैट इज़ द क्योर टू इट। अर्ली स्टेजेस पे है तो हम लोग काउंसलिंग करेंगे और कर देंगे क्लियर। लेट स्टेजेस पे है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। करेक्ट। सो आई जस्ट रिमेंबर, सिंस यू आस्क्ड मी अबाउट curing and cancer, I think I had a college student coming to me. This is a story which has touched my heart. A college student, she had taken an admission in Mumbai, but she was not staying in Mumbai. And she got addicted to a lot of
सब्सटेंस अब्यूज़। अभी बात हुई कि विजडम टूथ का दर्द होना चालू हो गया, एंड विजडम टूथ इज सबसे ड्रेडेड पेन। तो मैंने जब उसको बोला कि हम लोग के क्लिनिक में एक बड़ा फॉर्म देते हैं हम लोग, और उनको बोलते कि इसे स्टिक करो, मुझे रणबीर कपूर की मूवी याद आई संजू बाबा, सब टिक हो गया उसमें। तो मैंने उसको पूछा कि क्या बचा है, तो बोली कुछ नहीं सर। एंड दैट स्ट्रक मी कि एम आई सपोज टू रिमूव विजडम टूथ और शैल आई काउंसिलर फॉर दिस सब्सटेंस अब्यूज? बिकॉज जो उसका बर्न्स थे उसके मुंह के अंदर देख के, इट टुक मी 3 सेशंस टू टेल हर कि भाई ये बहन ये मत कर, तू, मैं तेरा दांत तो निकाल ही दूंगा दवाई देके, बट ये मत कर। सो सब्सटेंस अब्यूज़ जब हम काउंसिल करते हैं और निकालते हैं ना उनके, तब वो जाके निकलता है। सो ये आजकल बहुत हो गया है। और जो आप कैंसर पूछ रहे हो, दैट इज़ नॉट रिवर्सिबल, इट इज़ ट्रीटेबल, सर्जरी करके हम ट्रीट करते हैं। बट कैंसर इज सच अ बीमारी है, जो वो पीड़ित है ना, उसके फैमिली सबसे ज़्यादा पीड़ा खाती है। So you should always, substance abuse, I will always say don't do a substance abuse because it's not good. So one thing which you should be away from, जैसे आपने पूछा क्या क्या नहीं करना चाहिए, substance abuse, फिर आपका eating a lot of sugar and snacking, brushing habits, छोटे बच्चों से लेके आप brushing habit चालू करो तो वो बड़े होके ना, so जापान या ये सब बड़े कंट्रीज है यहाँ पे स्कूल में ये लोग ब्रशिंग हैबिट सिखाते हैं बच्चों को। ब्रशिंग हैबिट इज इन देयर करिकुलम, क्लीनलीनेस इज इन करिकुलम। सो आई वांट दिस ऑल थिंग्स टू बी इन आवर करिकुलम, कि हम बच्चों को सिखाए तो अच्छा है। सो दिस ऑल थिंग्स वी शुड नॉट डू, यू नो, एंड ब्रशिंग हैबिट वी शुड डू। हम अगर ये ओरल कैंसर की बात कर ही रहे हैं तो क्या इनका सर्जरी भी डेंटिस्ट करते हैं? द फर्स्ट पर्सन टू डिटेक्ट ओरल कैंसर आर डेंटिस्ट। सो जब हमारा डेंटिस्ट्री की पढ़ाई होती है, सो वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग रिलेटेड टू हेड, नेक एंड फेस। सो जब आपने जो क्वेश्चन पूछा डेंटिस्ट और डॉक्टर, वाई डेंटिस्ट आर नॉट कॉल्ड डॉक्टर्स, या डेंटिस्ट एक्चुअली डॉक्टर्स होते हैं क्या? सो इन 5 years of our dental studies, we do study medical subjects, we do study anatomy, we do study pharmacology, we do study general medicine, we do study general surgery. Apart from that, we do study dental subjects. तो होता क्या है, जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है एंड ही इज़ अंडर सब्सटेंस अब्यूज़, हमें पता चलता है कि उनके गम्स में कुछ रेडनेस है, या उनके गम्स में कुछ वाइटनेस है, या कुछ अनयूजुअल ग्रोथ है, देन वी टेल हिम कि ओके नाउ यू आर बीन डिटेक्टेड ऑफ दिस, और उनको 2-4 टेस्ट जो होते हैं वो हम लोग बताते हैं, और वो अगर टेस्ट पॉजिटिव होते हैं देन वी हैव अ कमांडो टीम जो which includes a maxillofacial surgeon, oncologist, radiologist and everyone, and then we do a surgery if required. अगर बिना सर्जरी का हो सकता है तो वेल एंड गुड। सुपर सुपर, ये इंसाइट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि फर्स्ट पर्सन इज डेंटिस्ट, वो ही आगे लेके जाएंगे। तो ये कहाँ पर बाउंड्रीज ख़त्म होती है, मतलब कहाँ तक का काम डेंटिस्ट करेंगे और कहाँ से डॉक्टर्स काम चालू करेंगे जो स्पेशलिस्ट रहेंगे कैंसर के हैं? जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे जब आप MBBS के पास जाते हो और आपको सपोजिटली कोई कार्डियक का प्रॉब्लम होता है, तो MBBS आपको क्या बोलते हैं, आपको किसके पास जाना पड़ेगा? स्पेशलिस्ट के पास। स्पेशलिस्ट, दैट इज MD और MS इन कार्डियक। वैसे डेंटिस्ट्री में भी BDS होता है और BDS के बाद MDS होता है। सो वी हैव स्पेशलाइज्ड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स एंड सुपर स्पेशलाइज्ड ऑन्को मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हु परफॉर्म दिस सर्जरीज। सो देयर इज़ अ टीम जहाँ पे हम और जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं MBBS या MS वाले, वो सब एक साथ टीम में काम करते हैं। हमारा काम डेंटिस्ट का ख़त्म नहीं होता टिल द टाइम वी रिहैबिलिटेट दैट पेशेंट कम्प्लीटली। बिकॉज अगर हम लोग ने जॉ का एक पोर्शन निकाला तो सर्जन उतना करके छोड़ देगा, बट डेंटिस्ट का काम है वापस रिहैबिलिटेट करना। तो वी आर लाइक हैंड होल्डिंग दैट पर्सन टिल द लास्ट। डेंटिस्ट का काम कभी खत्म नहीं होता व्हेन इट कम्स टू ओरल कैंसर, बिकॉज वी हैव टू सी देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्योंकि रिलैप्स हो सकता है या उनका रिहैबिलिटेशन करना है, जैसे दांत देने का प्रोसीजर हो या चौकटा देने का, आई मीन डेंचर देने का प्रोसीजर हो, तो हम लोग करना पड़ता है। टिल लास्ट डेंटिस्ट इज हैंड होल्डिंग दैट पेशेंट। बड़े लोग जो शायद स्मोकिंग और टोबैको से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, मुझे पहले तो ये बताइए कि ये चीज़ हेल्थ पे कैसे अफेक्ट करती है, डेंटल केयर पे, हेल्थ पे, ओवरऑल बॉडी पे। और दूसरा, अगर किसी ने सोच लिया कि चलो मुझे रिकवर करना है, मुझे ये टोबैको स्मोकिंग छोड़ना है, तो क्या प्रोसेस रहेगा? क्या ये नॉर्मल वापस हो सकता है जो बिगड़ चुका है? जो बिगड़ चुका है वो तो नॉर्मल एक लेवल के बाद हो सकता है, जब अगर वो कुछ हुआ नहीं है पेशेंट को।
अगर पेशेंट को कुछ दिख रहा है, जैसे उनका मुंह खुलना कम हो गया या उधर कुछ अल्सर्स है या वाइट पैचेस है, डेफिनेटली हमें वो कुछ ना कुछ सर्जरी करके निकालना पड़ेगा. बट टबैको चूइंग या टबैको स्मोकिंग हमें पेशेंट को काउंसलिंग से ही कम करना पड़ता है. सो देर आर अलॉट ऑफ काउंसलिंग सेशंस विच हम लोग पेशेंट्स के साथ करते हैं. पेशेंट को चार्ट देते हैं. अभी आई हैव सो मेनी पेशेंट्स बोलते हैं हम लोग दिन के 1-1 पैक 2-2 पैकेट पीते सिगरेट. सो हम बोलते हैं कि को कैसे कम करेंगे ना. देन हम लोग इमीडिएटली अगर पेशेंट ने कम कर दिया ना, ही विल गो इनटू एंग्जाइटी ऑल्सो. अगर आप एक चीज़ हर रोज कर रहे हो, मैंने कल से बोला बंद कर दो, होगा नहीं होगा. आई विल गिव यू स्मॉलेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल. आई हैड अ पेशेंट मेरे जो क्लिनिक में आ रहे थे, उन्होंने पूरा फॉर्म भरा. बोले आई दिन के 2 पैकेट में सिगरेट स्मोक करता हूँ. उनको करना था डेंटल इम्प्लांट. ठीक है, उनकी हम लोगों ने सर्जरी वर्जरी सब कर दी और भाई साहब गए बाहर. जब भाई साहब बाहर गए तो क्लिनिक क्लोजिंग टाइम था, तो हम लोगों ने कॉफ़ी मंगवा ली. फिर बाहर जब मेरी नर्स या असिस्टेंट कॉफ़ी लाने गई, उन्हें देखा ये भाई साहब स्मोक कर रहे हैं और वो ऐसे बोलते डॉक्टर को मत बताना. अभी उसमें हम क्या कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोगों ने सब लिखवा के तो ले लिया. अभी हम लोगों ने 12 दिन उनको बोला कि आप धीरे 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 सिगरेट कम करो. वो मुझे हर रोज दे लेना, टुडे आई ओनली हैड 2, टुडे आई ओनली हैड 1. अभी हम क्या बोले उनको. तो ये सब चीज़ें होती रहती है. सो पेशेंट के विल पावर पे है कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँ, या पेशेंट के विल पावर के ऊपर है कि मैं टोबैको नहीं खाऊँ. काउंसलिंग सेशंस, टोबैको सिजेशन सेशंस, कैम्प, सब 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 हो जाता है. पेशेंट का विल पावर कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर सब होता है. कि डॉक्टर, अभी एक कहावत है ना कि घोड़े को हम लोग पानी पिलाने तक लेके जा सकते, पानी पीने का काम तो घोड़े का रहता है. दिस इज अ नॉर्मल. जो हमने डॉक्टर को मत बताना, आई वाज लाइक अरे इधर सर्जरी करके पेशेंट बाहर चला गया. सो दिस इज थिंग्स कि हम लोगों ने इतना सिजेशन सेशंस करने के बाद भी अगर पेशेंट नहीं सुनते तो हम कुछ नहीं कर सकते. अगर आप पूछोगे व्हाट आर द बैड रिपरकर्शंस ऑफ दिस, एक तो आपको लंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, COPD जिसको बोलते हैं, या लंग डिसऑर्डर हो सकता है. आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो सकता है, अस्थमा हो सकता है आपको. दूसरा, आपको बैड ब्रेथ चालू हो सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टबैको यूज़. कॉमनेस्ट थिंग इज आपके दांत सारे लाल काले नीले पीले हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट रेड थिंग ऑफ द टबैको एंड जर्दा एंड पान मसाला. वर्स्ट थिंग इज आपको वाइट पैचेस आना चालू हो जाएंगे. यू विल स्टार्ट लूजिंग सेंसेशन ऑफ टेस्ट बिकॉज वो टंग पे बार बार वो टबैको खा खा के वो टेस्ट बर्ड्स भी आपके सब चले जाएंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अल्सर्स जब आना चालू हो जाएंगे, नॉन हीलिंग अल्सर्स बोलते हैं इसको मेडिकल टर्म में, और वाइट पैचेस होना चालू हो जाएंगे. आप कुछ भी मसाले वाला खाना खाओगे ना, आपको जलना चालू हो जाएगा. आप खाना भी एंजॉय नहीं कर पाओगे. मुंह खुलना धीरे 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 बंद हो जाएगा एंड इवेंचुअली आपको फिर वो कैंसर या प्री कैंसर डिटेक्ट होना चालू हो जाएगा. वैसा है. सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, लॉन्ग टर्म स्मोकिंग या टू मच स्मोकिंग ऑफ और अब्यूज सब्सटेंसेस. लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंडियन कल्चर के वजह से तो चालू नहीं हो रहा है. मतलब इंडिया में एक चीज़ मानी जाती है कि रात को खाना खाने के बाद या तो पान खाओ या तो सुपारी खाओ. मतलब बोलने के लिए वो माउथ फ्रेशनर है, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करेगा. पर आप कितने क्वांटिटी में खाते हो वो भी अफेक्ट करेगा. कोई हर रोज तो वो चीज़ नहीं खाता. अभी मीठा पान तो हर शादी में मिलता है. हम लोग हर रोज घर पे आके तो मीठा पान नहीं खाते. तो वैसे है कि एक इंडियन कल्चर में मुखवास के नाम पे हम लोग वो सुपारी खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, और सौफ रहता है तो ठीक है. फेनिल सीड्स जो सौफ हम लोग बोलते हैं वो ठीक है. बट जो सुपारी कच्चा सुपारी जो बोलते हैं ना, जो पूजा में कट करके यूज़ करते हैं, वो दैट इज़ वर्स्ट. दैट बर्न्स योर टिश्यूज़, यानी जो मुंह के अंदर के टिश्यू रहते हैं वो बर्न करते हैं. या पान भी रहता है तो अगर वो कच्चा पान या सॉलिड पान जो मुझे उसका इतना ये नहीं है, बट वो बर्न करते हैं आपके टिश्यूज़ को, तो हर रोज नहीं खाना चाहिए. वंस इन अ ब्लू मून कभी शादी वादी में गए तो कोई भी खा लेते हैं, आप भी खाते रहोगे. करेक्ट. वैसे एनीथिंग हैबिट विच इज़ देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम खराब ही हो जाएगा ना. मैंने सुना है दांतों के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं. हाँ, तो ये क्या उसके अर्ली साइंस है? वो दांतों में कीड़े पड़ने के पता कैसे चलेगा कि ये स्टार्टिंग स्टेज है? कलर चेंज होना चालू होता है दांत का. ओके. काला होना चालू होता है या दांत टूटना चालू हो जाते हैं. दैट आर द अर्ली साइंस. या आपको सेंसिटिविटी चालू होता है, या हल्का सा मीठा या गर्म या ठंडा पीने पे या मीठा खाने पे एक सन करके सेंसेशन चालू हो जाता है. दैट इज़ द टाइम व्हेन यू फील दैट ओके आई नीड, कुछ तो खराबी है मेरे. ये कीड़े क्या करते हैं, आपके दांत को बरो करने चालू करते हैं, अंदर से दांत खोखला करना चालू करते हैं,
और वो फिर आपको खाना घुस घुस के वहाँ पे पेन होना चालू हो जाता है। कॉस्ट की अगर बात करें तो इंडिया में मेरे ख्याल से इंश्योरेंस नहीं मिलता है डेंटिस्ट के ऊपर, नहीं, कोई भी अगर डेंटल क्लिनिक मिलता, केयर नहीं खर्चा मिलता। होगा। नहीं मिलता। सो इंश्योरेंस इज समथिंग विच आई वांट कि इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। अगर डेंटिस्ट्री में इंश्योरेंस आएगा तो पेशेंट्स का डेंटिस्ट के पास आना बढ़ जाएगा, बिकॉज वॉट एवरी वन थिंग्स इज डेंटिस्ट्री बहुत कॉस्टली है, इट इज़ आउट ऑफ आवर रीच। तो पेशेंट बोलते हैं अरे जैसे हम अभी कोई हॉस्पिटल में जाते सो हम लोग सबसे पहले हमें क्या पूछते हैं बिलिंग पे कि आपके पास कोई इंश्योरेंस है क्या। इफ़ यू हैव अ इंश्योरेंस यू आर प्रिटी मच सेफ, वैसे तो उधर भी जाने ही हैं, बट डेंटिस्ट्री में क्या होता है कि हमारे पास इंश्योरेंस है ही नहीं। इफ़ इंश्योरेंस इज इंट्रोड्यूस्ड इन डेंटिस्ट्री इन इंडिया बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी। जैसे बड़ी बड़ी सर्जरीज है या कैंसर सर्जरीज है, सम इंश्योरेंस कंपनीज डू इंश्योर दैट बट नॉट ऑन अ लार्ज बेसिस, बट एक ये इंश्योरेंस आना चाहिए। एज अ डेंटिस्ट व्हाट आई फील इज दैट इंश्योरेंस आना चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज़ में इंश्योरेंस है, जैसे यूके में इंश्योरेंस है, न्यूजीलैंड में इंश्योरेंस है। अभी श्रीलंका में मैं बीच में गया था तो वहाँ पे डेंटल केयर इज़ फ्री in government hospitals. I mean, private sectors, they have to pay. So everyone, there is a private sector and government sector. So insurance should be something which, should be largely been implemented in our field as well, in dentistry. इंडिया में ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस एजेंट कंपनीज को ना बोल रही कि आप डेंटल केयर में मत जाओ? नहीं, गवर्नमेंट ऐसे कुछ भी नहीं बोल रही है। एक डेंटिस्ट्री इज लैक ऑफ अवेयरनेस इन आवर कंट्री। ओके। When was the last you visited your dentist? Tell me. I don't remember, but around 3-4 months before, I guess. 3-4 months. There are people who don't even visit their dentist for ages. True. If you go abroad, every 6 months you have a reminder to visit your dentist. Dentistry is been introduced in schools also. So there are dental checkups for the kids in the schools also. So it starts at that level. सो एक बार जो एजुकेशन सिस्टम में अगर डेंटिस्ट्री आ गया, इफ लोगों को हम लोगों ने डेंटिस्ट्री के बारे में अवेयर किया तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट विल ऑल्सो टेक इनिशिएटिव टुवर्ड्स ओके ठीक है हम लोग इंश्योरेंस स्कीम्स ला सकते हैं। एंड आई एम 100% श्योर गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द इंश्योरेंस स्कीम्स ऑन डेंटिस्ट्री एज वेल। सो देयर आर लॉट ऑफ काउंसिल्स एंड एवरीथिंग दैट इट्स वेरी पॉजिटिव। इट माइट कम इन the recent term, the government is still fresh, so we are still expecting and hoping for the best. Correct. But there are a lot of insurance companies which still give insurances on dental treatment. Yeah, a lot of corporates are giving insurance to their employees on dental treatment. So वो है हमारी। एज अ कॉमन पर्सन हम नॉर्मली कभी हेल्थ चेकअप के लिए इतना जाते नहीं है डेंटल केयर के पास, डेंटिस्ट के पास बेसिकली। Yes. तो ये कैंसर और ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करना, मतलब कैसे पता चलता है किसी पर्सन को कि हाँ यार मुझे अभी ये हो रहा है तो मुझे जाना ज़रूरी है, शायद हो सकता है कैंसर हो? शायद हो सकता है कैंसर। आपको कैसे पता चलता है आपको बुखार आने वाला है? हाँ। आपको कैसे चलता है आपको बुखार आने वाला है? बॉडी में कुछ अलग रहता है, बॉडी गर्म हो जाती है या सिर में दर्द होता है या बॉडी पेन होना चालू हो जाती है और आपको बुखार आ जाता है। सिमिलरली जब आपको कैंसर होने वाला रहता है यू विल हैव सर्टन अल्सर्स इन द माउथ या सर्टन ब्लीडिंग पॉइंट्स इन द माउथ, या ऑटोमेटिकली आपकी गम्स जो अंदर की तरफ है वो वाइट हो जाते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ प्री कैंसरस इंडिकेटर्स और सिग्नल्स विच आवर बॉडी गिव्स। सो ऑटोमेटिकली हमें पता चलता है, और अगर हम लोग ने वो भी इंडिकेटर और सिग्नल्स को फोरगो कर दिया तो देन वी कैन नॉट हेल्प। बट यू हैव लाइक बहुत सारे लोगों को पता चलता है। अभी मैं आई सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू माई क्लिनिक जो तंबाकू खाते हैं, पान खाते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। हमारा काम है कि मत खाओ बोलने के लिए। आई कैन नॉट गो इन देयर हाउस एंड टेल कि अरे नहीं खाना है, आपको नहीं खाना है करके। इट इज़ नॉट गोना हेल्प हिम। सो व्हाट हैपेंस इज देयर आर सर्टन इंडिकेटर्स जो जैसे वाइटनेस है अपने गम्स का, या ब्लीडिंग हो रहा है, या कुछ अल्सर आ रहा है जो हील ही नहीं हो रहा है। अल्सर बहुत कॉमन है, हम इंडियंस है, हम बहुत खाना खाते हैं और हर दूसरा इंडियन फूड ही रहता है, तो हर दूसरे दिन किसी ना किसी को स्टमक की वजह से अल्सर आता है। बट देयर आर सर्टन अल्सर जो हील ही नहीं होते मुंह के अंदर, 1 महीना हो या 2 महीना हो, दैट इज अ साइन वेयर यू शुड गो टू द डेंटिस्ट। तो ये सारी चीज़ें बहुत बार लोगों को मैंने देखा है वो दांतों को रिप्लेस कर देते हैं चांदी का या सोने का कर देते हैं, तो क्या वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करेगी हमारे हेल्थ पे? चांदी या सोने का दांत ऐसे नहीं रहता, क्राउन रहता है वो। वो क्राउन रहता है। तो क्राउन में क्या होता है कि हम लोग जब क्राउन देते हैं, रूट कनाल के बाद हम लोग क्राउन देते ही है दांत को, बराबर है, वो प्रोटेक्ट करता है। अभी फैशन के लिए लोग
ऊपर से कुछ स्माइल डिजाइनिंग के लिए भी कुछ लगाते हैं, सो दैट विल नॉट अफेक्ट अनलेस इट इज डन इन अ प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये बीच में मैंने देखा कोई तो एक रैपर ने बहुत सारे डायमंड चढ़ा के रख दिए थे अपने दांत पे, उन्होंने एस्थेटिक्स के लिए कर लिया, बट इन अ प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। वो बाहर जो ऐसे चैनी मार के करते हैं, दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट कि हम लोग ने सोने का कुछ तो दांत में लगा दिया। नो, दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। प्रॉपर डेंटिस्ट इज डूइंग अ प्रॉपर स्माइल या एस्थेटिक रिहैबिलिटेशन, तो यस कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये पियर्सिंग करवाते हैं। Yes. तो वो सारी चीज़ें भी मुझे कभी कभी लगता है कि मतलब वो फैशन है आजकल, पियर्सिंग करो या एक डायमंड लगा दो, दैट इज फैशन, बट ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। गलती से वो डायमंड निकल गया और किधर गले में अटक गया तो प्रॉब्लम है। वो पियर्स इधर टंग में पियर्स या दांत में पियर्स किया और कभी कुछ टेयर हो गया तो इट्स रियली नॉट गुड साइन, ब्लीडिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सो दैट इज नॉट नाइस। ट्रू ट्रू। एक कॉमन प्रॉब्लम जो आज ज़्यादातर लोगों के साथ होता है दैट इज़ बैड ब्रेथ का, जो एक कॉमन हो रहा है और वो बहुत एम्बेरसिंग लगता है जब भी हम किसी सोशल इवेंट में जा रहे हैं, कहीं पर जा रहा है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? Bad breath is directly related to your gut problem. As I told you, healthy mouth is a window towards healthy you. Whenever you have a bad breath which is there for a long time, you should definitely visit your gastroenterologist. You might be having some bacterial issue or some stomach issue or acid regurgitation which might be giving you a bad breath. That is one thing. दूसरा बैड ब्रेथ के लिए कारण है व्हाट वी ईट, लाइक अनियन खाया या जिंजर या लहसुन खाया तो वो बैड ब्रेथ आएगा ही आएगा, दैट इज फूड सब्सटेंस बैड ब्रेथ। बट यूजुअली बैड ब्रेथ इज बेसिकली बिकॉज यू हैव अ गट प्रॉब्लम विच कम्स आउट फ्रॉम हियर एज अ बर्प और व्हेन यू आर टॉकिंग। बट अगेन अगर रेमेडी चाहिए तो जैसे हम ब्रशिंग करते हैं वैसे हम हमारे साथ एक माउथ वॉश रख सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे माउथ वॉश आते हैं पॉकेट कैरी करने के लिए। सो वेन एवर यू हैव अ स्नैक और वेन एवर यू हैव अ कॉफ़ी और वेन एवर यू हैव सम फूड और आपको लग रहा है कि हाँ मुझे बैड ब्रेथ है, आई कैन जस्ट गार्गल विथ इट एंड आई एम गुड टू गो। बट इफ अ बैड ब्रेथ इज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, डेफिनेटली इट कैन बी वन ऑफ द रीजन्स फॉर अ गट प्रॉब्लम ऑल्सो, विच गोज अगेन अनसंग इन अवर काइंड ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज लोगों को लग रहा है क्या है, ठीक है, बट गट प्रॉब्लम इज ऑल्सो नॉट गुड। ट्रू। बहुत लोग इसको रिकवर करने के लिए मेरे ख्याल से वो माउथ स्प्रे यूज़ करते हैं या तो च्युइंगम फ्रीक्वेंटली खाते रहते हैं। तो क्या ये चीज़ भी अफेक्ट करेगी लॉन्ग टर्म में? माउथ स्प्रे इज समथिंग, जैसे हम लोग माउथ वॉश देते हैं वैसे माउथ स्प्रे भी आते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ यू कैन से माउथ फ्रेशनेस करने के लिए। रही बात च्युइंगम की, देन व्हाट, च्युइंगम इज़ लाइक अ चॉकलेट, इट इज़ हैविंग अ शुगर। तो जितना आप शुगर इंटेक करोगे ऑफकोर्स इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ और वो किधर ना किधर आपके दांत में अटकते जाएगा। सो अगर च्युइंगम का आपको हैबिट है देन यू कैन गो फॉर अ नॉन शुगरी च्युइंगम, जो हैप्पी डेंट या कुछ ऐसे रिकमेंडेड, जो डेंटिस्ट रिकमेंडेड च्युइंगम के मैंने एडवर्टीजमेंट देखे हैं। बट ऑफकोर्स अ च्युइंगम विच इज नॉट हैविंग शुगर, बट ऑफकोर्स ईटिंग च्युइंगम फॉर अ लॉन्ग टाइम इज डेफिनेटली गोना हैव अ प्रॉब्लम ऑन योर ओरल हेल्थ। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें मार्केटिंग से स्टार्ट होती है। आजकल मैंने जैसे अभी ऐड देखा, कुछ टीथ वाइटनिंग के प्रोडक्ट्स आ गए हैं बहुत सारे, या तो चारकोल यूज़ करने के लिए आ गए। तो ये सारी चीज़ें क्या सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? 100%, if not recommended by dentist, it's a marketing gimmick. I see a lot of ads these days. A lot of patients also come to me कि मैंने ये Instagram पे देख के या मैंने ये Google पे देख के, मैंने Facebook पे देख के ये मंगाया पर मेरा दांत वाइट ही नहीं हुए। तो हम लोग वही बोलते हैं, आप डेंटिस्ट के पास आओ, डेंटिस्ट आपको रेकमेंड करेंगे कि आपके दांत का शेड क्या है, मुझे आपको क्या देना है, एंड देन आपको वाइटनिंग दांत करेंगे। एट होम अगर आप करोगे तो कैसे चलेगा? अगर आपका हाथ फ्रैक्चर होता है तो आप ऑर्थोपेडिक के पास जाओगे या घर में ही पट्टी बांधोगे? सिमिलरली अगर आपके दांत में आपको लग रहा है आपको वाइटनिंग की ज़रूरत है, अगेन इट इज़ अ ट्रीटमेंट, सो यू कम टू अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट विल रिकमेंड यू कि आपको वाइटनिंग की ज़रूरत है कि नहीं, करनी है कि नहीं। बिकॉज क्या होता है, ये चारकोल बेस्ड टूथपेस्ट रहते हैं, उसमें बहुत सारे अब्रेजिव्स रहते हैं। अब्रेजिव यानी जो घसते हैं, रफ रहते हैं ना, तो क्या होता है अब्रेजिव से हम लोग दांत घसते जाते हैं, जस्ट नॉट रिमूव द स्टेन बट थोड़ा एनामल लेयर भी निकाल देते हैं, तो आपके दांत फ्रेश ही लगेंगे। तो वो हमें कम करना चाहिए कि आप डेंटिस्ट के पास जाओ तो डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि आपको क्या टूथपेस्ट की ज़रूरत है वाइटनिंग करने के लिए या क्या प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, आपके दांत वाइटन हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग क्लिनिक में वाइटनिंग करते हैं, घर पे भी वाइटनिंग के किट्स देते हैं, बट वो अलग अलग लेवल के रहते हैं।
The another thing is all these whitening devices or whitening medicaments which you buy just over the counter have a lot of chemicals. So you're actually chemical treating your teeth. So again, it's better to go to a dentist rather than doing it at home. So again, एक story याद आई. I had this patient of mine. उसने घर पे क्या किया रहेगा दांत वाइट करने के लिए? बेकिंग सोडा लिया, नमक लिया और पूरे दांतों में घस दिया. एंड पूरे गम्स और दांत में घस घस के बेकिंग सोडा और लेमन डाला और घसा. एंड देन शी इज़ गिविंग मी अ कॉल, हैरोइंग कॉल एट नाइट 9 o'clock. डॉक्टर मेरे दांत में बहुत सेंसिटिविटी है, मेरे गम्स बहुत ब्लीड हो रहे हैं. मैं बोला मैम क्या किया आपने? तो वो बोली कि मैंने ऐसे किया. मैंने बोला आपने ऐसे क्यों किया? बोले कि नहीं मेरे को ना शादी में जाना था मेरे फ्रेंड के और मुझे मेरे दांत वाइट दिखने चाहिए थे, इसलिए मैंने बेकिंग सोडा और लेमन मेरे पूरे दांतों और गम्स को घिसा. मैंने बोला कि किसने बोला? अगेन इट्स वर्ल्ड वाइड वेब. यू हैव बून एंड बेन ऑफ एवरीथिंग ऑन दैट. तो मैंने बोला कि मैम अभी रात के 9 बजे ठीक है, क्लिनिक तो बंद था, बट देन आई हैड टू सी हर ऑन इमरजेंसी बेसिस कि मुझे पूरा वाइट करना था. उसके दांत तो वाइट हुए नहीं थे, बट वो ब्लीडिंग और वो सब कंट्रोल करना था. पूरा उसको वॉश किया हम लोग ने, फिर ऑक्सीजन, नमीफाइंग एजेंट, क्या नहीं डाला, फिर जाके वो थोड़ा ठीक हो गई. तो शादी के लिए वो दोस्त के गई ही नहीं बेचारी, इतनी जो अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी मिस कर दी एक बेकिंग सोडा के वजह से. सोच लो. आजकल एक नया रेस चल गया है, एक रेस चल रहा है जहाँ पर डेंटल रिकमेंडेशन आ रहा है और एक साइड आयुर्वेदिक आ रहा है. तो आपके हिसाब से ये पतंजलि क्या सच में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है? I would not like to comment on that, but yeah, पतंजलि जितने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स वो लोग बेच रहे हैं, आई एम नॉट इनटू मोर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन, बट बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि हाँ आयुर्वेदिक है, हमें अच्छा लग रहा है एंड एवरीथिंग, एंड उनके भी रिसर्च होते रहते हैं. बट डेंटिस्ट रिकमेंडेड हो या पतंजलि का रिकमेंडेड हो, आई वुड ओनली से कि सारे प्रोडक्ट्स के आगे पीछे ना एक बुकलेट रहता है, वो पढ़ो, अगर अच्छा लगे तो ले लो. सिंपल. कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको खरीदना हो उसके पीछे एक रिसर्च करो कि ये टूथपेस्ट कितने सालों से है या ये टूथब्रश कितने सालों से है, कैसे बनता है, क्या बनता है. सिंपल है. एक बार रिसर्च करोगे तो आपको सब पता चलेगा और देन यू कैन बाय दैट प्रोडक्ट. जस्ट डोंट बाय बिकॉज वी आर रिकमेंडिंग इट और बिकॉज एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग गाइज आर रिकमेंडेड. डोंट डू दैट. एंड ऑफ द डे सी हम लोग तो ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं. कंज्यूमर इज द वन हु गोज एंड बाइज इट from the shop. We only recommend toothpaste which is medicated toothpaste for जैसे मैंने आपको बोला सेंसिटिविटी के लिए. बाकी जो टूथपेस्ट मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है. जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो आपके पास 100 गाड़ियों के वेरिएंट्स अवेलेबल है, वैसे ही टूथपेस्ट के भी 100 वेरिएंट्स अवेलेबल है. हाउ यू बाय अ कार, यू रिसर्च बिहाइंड इट. हाउ यू बाय अ टूथपेस्ट, यू रिसर्च बिहाइंड इट. सिंपल. ऐसे कभी अगर रात को अचानक से दांतों में दर्द करने लगे और डेंटिस्ट या कोई अवेलेबल नहीं है, तो क्या ऐसा करना चाहिए जिससे एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिल जाए? सो आपके घर में एक पेन किलर तो रहती है, जैसे कॉम्बीफ्लैम हो या कोई दर्द की दवाई हो तो इमीडिएटली वो आप खा लेना और दूसरे दिन सुबह आके डेंटिस्ट को दिखाना. बट मैनी अ टाइम्स क्या होता है, अगर कुछ ज़्यादा ही दर्द है या ज़्यादा ही स्वेलिंग हो रहा है या समटाइम्स कभी कभी नमनेस भी हो गया फेस का, इट्स बेटर दैट यू गो टू इमरजेंसी हॉस्पिटल एंड शो इट टू द हॉस्पिटल, नियर बाय हॉस्पिटल. या तो डेंटिस्ट खोल भी देते हैं रात को. मीन्स देयर आर मेनी अ टाइम्स आई हैव ओपन माई क्लिनिक एट नाइट 11-12 o'clock ऑल्सो, जब इमरजेंसी पेशेंट्स हैं तो. पर अगर घर में कोई पेन किलर हो तो एक खा लोगे तो आपको थोड़ा आराम महसूस हो सकता है. बट यू हैव टू गो एंड शो इट टू योर डेंटिस्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग. बट कॉल योर डेंटिस्ट ऑल्सो, क्योंकि एज अ डॉक्टर्स वी आर बाउंडेड बाय द एथिक्स एंड द लॉ कि हम लोग को पेशेंट को देखना ही पड़ेगा. तो पेशेंट ने अगर मैसेज किया तो हम लोग डेफिनेटली आंसर करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस को पेशेंट हम लोग को रात को फ़ोन करते हैं कि दांत में बहुत दर्द हो रहा है. वी इमीडिएटली टेल देम टू टेक अ मेडिसिन, बट टेक अ मेडिसिन विच इज़ प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर और द डेंटिस्ट. घर में भी हो या इमीडिएटली, आजकल तो सब कुछ हमारे डोरस्टेप पे मिल जाता है. अगर आपने डेंटिस्ट को मैसेज किया कि डॉक्टर आई हैव अ लॉट ऑफ टूथ, व्हाट मेडिसिन डू यू प्रिस्क्राइब, मैं इमीडिएटली बोल दूंगा कि भाई ये दवाई मंगवा लो और खा लो, आपको रिलीफ मिल जाएगा. एंड देन टुमारो मॉर्निंग प्लीज कम एंड शो इट टू मी. बहुत टाइम होता है ऐसा, रेगुलरली होता है. बट या देयर आर मेडिसिन विच कैन रिड्यूस द पेन. डॉक्टर आप क्या कहना चाहोगे, कोई ऐसी होम रेमेडीज जो आप रेकमेंड करना चाहोगे कि एटलीस्ट रात को कभी दर्द हो तो आप ये कर लो? कोई ऐसी एक्सट्रीम अच्छी या कोई एक्सट्रीम ऐसी बुरी कोई रेमेडीज आप बताना चाहोगे तो? बुरी रेमेडी लौंग का तेल है.
जो पेशेंट ने लगाया रात को और वो उल्टा हो गया, वो लौंग का तेल लगाया और जो पेन बर्दाश्त के बाहर चला गया, क्योंकि उसका नस एक्सपोज था और नस पे उसने डाल दिया वो, तो वो बर्दाश्त के बाहर चला गया। तो वही मैं बोलता हूँ कि इमीडिएटली मैसेज करो। मैसेज व्हाट्सएप एंड SMS तो चालू ही रहते हैं, और दवाई की दुकान तो पूरी रात चालू रहती है। यानी सर्टेन टाइम्स एक्सट्रीम पेन रहेगा, घर में दर्द की दवाई रहती है। आजकल डॉक्टर के पहले हमारे घरों में गोलियां ज़्यादा रहती है। ट्रू, पोस्ट कोविड तो घरों में इतनी गोलियां रहने लग गई कि पूछो मत। करेक्ट। तो डॉक्टर को पूछो, डॉक्टर आई एम हैविंग अ पेन, तो इफ़ मुझे कोई पेशेंट मैसेज करते कि आई एम हैविंग एक्सट्रीम पेन या आई एम हैविंग एक्सट्रीम दिस, व्हाट मेडिसिन मैं कौन से मेडिसिन खा लूँ या व्हाट मेडिसिन है, मैं पूछता हूँ कि घर में व्हाट पेन किलर डू यू हैव। तो यूजुअली लोगों के घर पे डोलो 650 या कॉम्बीफ्लैम या एंजोफ्लैम या कोई भी हेडेक की दवाई, ये सब रहती ही है। तो एटलीस्ट इट विल गिव यू रिलीफ फॉर सम टाइम, बट मैसेज योर डॉक्टर, डू नॉट टेक इट जस्ट पॉप इट, क्योंकि समटाइम क्या हो गया, आप वो एक पॉप करोगे और आपको दर्द का थोड़ा भी ये नहीं होगा। तो हम लोग को पूछना पड़ता है कि नेचर ऑफ पेन कैसा है, सिम्टम्स क्या है, स्वेलिंग है कि नहीं, और फिर हम लोग दवाई दे सकते हैं। मैसेज फर्स्ट योर डॉक्टर। रूट कैनाल के बारे में मुझे पूछना था। रूट कैनाल आज की तारीख में बहुत डरावनी चीज़ हो गई है। लोग बोलते हैं रूट कैनाल मतलब निकाल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये होता क्या है और इसका प्रोसेस क्या है और किस तरीके से हमें इसे क्योर करना चाहिए पहले से? सो एक चीज़ है, रूट कनाल से जरा भी मत डरना, और इट्स नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर, इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। डिपेंड्स कि आपकी नस कैसे। अभी नॉर्मल आप जब दांत लेते हो, जैसे मैंने बोला कि एवरी टूथ इज ए लिविंग ऑर्गन की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। दैट्स माई मंत्र ऑफ ट्रीटिंग अ टूथ, क्योंकि दांत की एक नस रहती है, दांत का एक ब्लड फ्लो रहता है जो दांत को वो जिंदा रखता है। तो रूट कनाल कब होता है? जब ये सडन नस तक पहुंचती है। अभी किसी भी चीज़ जब नस तक पहुंचती है तब क्या दर्द हो जाता है। सो दिस इज द वे दांत को भी वो दर्द होना चालू होता है और दांत पल्सेट करना चालू कर देता है। और जब वो इन्फेक्शन नीचे तक पहुंचता है तो जैसे हमारे हाथ को बॉयल होता है वैसे दांत को भी बॉयल हो जाता है। हम लोग को ये सब चीज़ों में रूट कनाल करना पड़ता है। तो रूट कनाल जब हम करते हैं, बेसिकली पेशेंट को हम लोग एनेस्थेशिया देते हैं, जो दांत के अंदर ही एनेस्थेशिया देते हैं, तो वो पेन कम कर देता है। उसके बाद हम लोग वो नस का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हम लोग सड़ी हुई नस है या खराब नस है वो निकाल देते हैं और उसमें एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस डालते हैं, मटेरियल डालते हैं और दांत बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो दांत का ट्रीटमेंट हो जाता है और वो दांत आपके मुंह में परमानेंट रह जाता है, वो टूटता नहीं है। पर एक चीज़ जो लोग भूल जाते हैं वो रूट कनाल करने के बाद कैप डालना। कि क्या रूट कनाल के बाद कैप ज़रूरी है? हाँ है, क्योंकि क्या होता है जब हम रूट कनाल करते हैं हम वो दांत को मार रहे हैं, क्योंकि उसकी नस खराब हो चुकी है, तो हम लोग वो नस चेंज कर रहे हैं, तो वो दांत ब्रिटल हो जाता है। अभी वो जब दांत ब्रिटल हो जाता है, विल इट बी एबल टू टेक दैट मच फोर्सेस ऑफ ईटिंग? नो। तो उसके लिए हम लोग उसके ऊपर कैप दे देते हैं कि वो प्रोटेक्शन रहे और आप नॉर्मल फिर खाना पीना सब खा सकते हो। सो जो ड्रेडेड ऐसे लगता है कि रूट कनाल यानी क्या, अभी इतना एडवांसमेंट हो चुका है डेंटिस्ट्री में कि रूट कनाल का पेन इज नथिंग, यानी होता ही नहीं है। एक बार अच्छे से एनेस्थेशिया लग गया पेशेंट को, फिर पेन होता नहीं और ट्रीटमेंट भी अच्छे से होता है। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं एक सिटिंग में करो या 2 सिटिंग में करो रूट कनाल। हम लोग नॉर्मल जैसे इन्फेक्शन रहेगा उस हिसाब से हम लोग रूट कनाल 2, 3, 4 सिटिंग में करते हैं, बट इट इज़ कम्प्लीटली पेनलेस। सेम गोज विथ विजडम टूथ। मतलब विजडम टूथ भी बहुत लोगों को रहता है, लेकिन लोगों को पहले तो पता ही नहीं चलता कि ये दांत है भी जो मुझे पेन कर रहा है, मतलब विजडम टूथ है, कि डिसाइड नहीं कर पाता कि वो कभी निकालना है। यस। आप कभी विराट ट्रेन में चढ़े हो शाम को 6 बजे? रश रहता है, बहुत बहुत रश रहता है, बराबर है। विजडम टूथ अगर बराबर नहीं आया बाहर, तो जो इतने सारे लाइन में दांत रहते हैं ना, सबको पुश करते हैं। जैसे वो विराट ट्रेन में हम एक दूसरे को पुश करते हैं ना, वैसे अरे वो टाइम वो विजडम टूथ का पेन चालू होता है। तो जब हम डेंटिस्ट को एवरी 6 मंथ्स या 8 मंथ्स या बचपन से डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तब हम लोग वो एक्सरेज निकालते हैं कि विजडम टूथ का पोजीशन कैसा है। तो जब आपको विजडम टूथ का पेन चालू हो जाए, आप विजडम टूथ निकाल लो, बिकॉज क्या हो रहा है, वो विजडम टूथ को बाहर आने की जगह नहीं है एंड इट इज़ पुशिंग ऑल योर टीथ। तो बाकी सारे दांतों का भी अलाइनमेंट चेंज कर रहे हैं। तो इट इज सेम लाइक द विरार लोकल, वो पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, पुश कर रहा है, भाई मुझे बाहर जाना है, बोरीवली आ गया, भाई मुझे बाहर जाना है, भाईंदर आ गया। सिमिलरली विजडम टूथ को भी बाहर आना है, उसको भी दुनिया देखनी है, पर वो अंदर अटक चुका है, तो वो निकाल देना ही अच्छा है। वो हम लोग डिले कर सकते हैं, बट एंड गेम में वो निकालना पड़ेगा। और क्या होता है, जब ये पुश करता है ना बाकी दांतों को, तो ऑटोमेटिकली बाकी दांतों को भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाते हैं पोजीशन, और तब खाना अंदर घुसना चालू हो जाए, तो बाकी दांतों का भी सड़न चालू हो जाता है।
सो जब हमें पता चले कि मुझे विजडम टूथ पेन चालू हुआ है, इट इज़ बेटर दैट हम लोग वो एक्सट्रैक्ट कर दे तो वो अच्छा हो जाएगा. एंड विजडम टूथ इज़ अ नॉर्मल सर्जरी की तरह हम लोग करते हैं, जो क्लिनिक के अंदर ही होती है, जिसमें एक एक्सरे लेते हैं, विजडम टूथ का पोजीशन चेक करते हैं और फिर हम विजडम टूथ निकालते हैं. आजकल मेरे ख्याल से ये कॉस्मेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है. लाइक लोग फैशन के लिए ये ब्रेसेस वगैरह लगवाते हैं स्माइलिंग टीथ को प्रॉपर अलाइनमेंट करने के लिए. तो क्या ये ब्रेसेस के अलावा कोई और ऑप्शन भी है इन सारी चीज़ों को? So again, I would like to correct you. Braces is not for fashion. Braces is not for smile. Braces is not for aesthetics. Braces is for alignment of your teeth in a proper form in your jaws, upper and lower. आपने अभी देखे बहुत सारे बच्चों के दांत आगे रहते हैं ऐसे, उसके से उसके होठ बंद नहीं होते. बहुत सारे दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं, उसके से क्या होगा, दांत टेढ़े मेढ़े है तो खाना घुसेगा. सो हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट क्या करते हैं, दांत सीधे करने के लिए करते हैं या आपके जॉस का पोजीशन ठीक करने के लिए करते हैं. तो उसके हिसाब से आपके ऑटोमेटिकली स्माइल डिजाइन भी हो जाता है, बट इट इज़ फॉर अरेंजिंग योर टीथ इन अ प्रॉपर वे एनाटॉमिकली यानी जो जो जिस जगह पे होना चाहिए उस जगह पे हम लोग वो दांत रखते हैं. ब्रेसेस के अलावा आजकल बहुत सारे एडवांसमेंट आ चुके हैं. जैसे अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, फिर उसमें आप AI करोगे या उसमें कुछ करोगे, राइट. सिमिलरली हमारे इसमें भी अभी ऐसे एडवांसमेंट्स हो चुके हैं जहाँ पे हम पेशेंट्स को दिखा सकते हैं कि आपके ये दांत टेढ़े मेढ़े है और ये हम लोग अभी स्कैन कर रहे हैं और ये आपके दांत अभी ऐसे सीधे हो जाएंगे. तो पेशेंट वो देख सकता है, तो पेशेंट कैन रिलेट टू हिज ट्रीटमेंट. उसको हम लोग बोलते हैं अलाइनर्स. और वो क्या रहते हैं, मेंटेनेबल रहते हैं कि मैं जब खाना खा रहा हूँ मैं वो अलाइनर निकाल के खाना खा लूँ, वापस वो अलाइनर मैंने पहन लिया, तो मुझे कोई सोशल टैबू नहीं है. या आजकल ब्रेसेस का और एक एडवांसमेंट है, जो हम लोग ब्रेसेस बाहर से लगाते थे अभी अंदर से भी लगा सकते हैं, तो दिखते नहीं, दिखेगा ही नहीं. बहुत सारे सेलिब्रिटीज एक्टर एक्ट्रेसेस आजकल वो अलाइनर या तो अंदर से ब्रेसेस लगाते हैं. तो उससे क्या होता है कि दे कैन लिव द नॉर्मल लाइफ एंड देयर पब्लिक लाइफ विदाउट शोइंग दैट दे आर गेटिंग देयर टीथ अलाइंड. बट एडवांसमेंट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेसेस ओनली, बट इट इज़ एडवांसमेंट. सो अगेन आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो. द एंड गेम शुड बी टू अलाइन योर टीथ प्रॉपरली, एंड इट इज़ ऑलवेज फॉर फंक्शनल वेल बीइंग ऑफ योर माउथ rather than smile designing. Smile designing is a part of it. एक उसका पार्ट है, स्माइल डिजाइनिंग उसका सिर्फ पार्ट है और कुछ नहीं. करेक्ट. अप्रोक्सीमेटली ये सारी चीज़ों का कॉस्टिंग क्या आता है? मतलब अगर बाहर से करे या तो अंदर से करे, ऑब्वियसली डिफरेंस होगा कुछ. सो रेफरेंस में ब्रेसेस ट्रीटमेंट इज अ वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट. इट कैन स्टार्ट फ्रॉम अ रेंज ऑफ few thousands to a few lakhs. Depends on what kind of treatment patient is choosing. अगर पेशेंट को अलाइनर्स ही चाहिए तो इट विल गो इनटू फ्यू लैक्स और अ मोर ऑफ थाउजेंड्स, तो वैसे होता है. अब ब्रेसेस चाहिए तो थोड़ा कम हो जाएगा. बट अगेन बच्चा है तो मैं ब्रेसेस ही रेकमेंड करूँगा, अलाइनर्स नहीं करूँगा, क्योंकि उनको किधर पब्लिक लाइफ में जाना नहीं है. अगेन वो भी है कि पेशेंट के पॉकेट पे क्या ये हो सकता है. ऑप्शंस देना हमारा काम है, सिलेक्ट करना पेशेंट का काम है, बराबर के नहीं. तो सर ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अलाइनर्स और ब्रेसेस? सो ब्रेसेस अगर आपने देखा रहेगा तो हमारे दांत के आगे के या पीछे के हिस्से में वो मेटल की तरह लगते हैं या सिरामिक की तरह लगते हैं और उसके ऊपर हम लोग वायर्स लगाते हैं. और अलाइनर्स जैसे रहता है वो हम लोग पहन सकते हैं और निकाल सकते हैं एट आवर ओन विल एट होम. दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रेसेस और अलाइनर. दोनों का काम एक ही है, दांत को मूव करना. अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं कौन सा सिलेक्ट कर सकता हूँ या मेरे लिए बेटर कौन सा है, कि मैं बोलूँगा ब्रेसेस कर लो भाई. अलाइनर्स तो कर ही सकते हैं हम लोग, बट ब्रेसेस में क्या रहता है, आपको हर महीने डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ता है. तो मुझे पता है कि मेरे दांत कितने मूव हो रहे हैं या मैं एज अ डेंटिस्ट उनके दांत मूव कर रहा हूँ, बराबर है. अलाइनर्स में कैसे है कि हम लोग को 14 से 18 घंटा वो पहनना पड़ता है ऊपर, जो कैप की तरह रहता है वो. और अगर वो हम लोग 14 से 18 घंटा नहीं पहने, मे बी 8 घंटा पहने, तो वो हम लोग जिम में कैसे चीट डे रहता है वैसे हो गया कि डॉक्टर को तो हम लोग बता रहे हैं मैंने 18 घंटा पहना पर मैं 8 ही घंटा पहन रहा हूँ, और एंड गेम में डॉक्टर बोले अरे मेरे दांत मूव ही नहीं हो रहे. सो ब्रेसेस इज डेंटिस्ट डिपेंडेंट वाइल अलाइनर्स इज पेशेंट डिपेंडेंट. आप जितना पहनोगे उतना आपके दांत सीधे होते जाएंगे. ट्रीटमेंट टाइम सेम ही लगना है या ज़्यादा या कम लगना है, 19-20 है. बट इधर कैसे आप हर हफ्ते या हर महीने डेंटिस्ट को विजिट कर रहे हो आपके
ब्रेसेस की वायर सीधी करने के लिए या चेंज करने के लिए, वाइल अलाइनर्स में आपको घर पे खुद करना है और फिर डेंटिस्ट को आके हर 2 महीने या 1 महीने में दिखाना है, वेदर ओवर अ जूम कॉल और क्लिनिक में जाके। तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस। बट एंड गेम है कि दांत को अलाइन ही करना है वो। तो मेरा सिंपल कहना है कि अगर आप डेंटिस्ट के पास जा सकते हो हर महीना, देन ब्रेसेस लगवा लो। इफ़ यू आर स्टेइंग समवेयर रिमोटली और आपको डेंटिस्ट नहीं जा सकते या किधर बाहर गाँव से आए हो आप और डेंटिस्ट नहीं जा सकते, तो अलाइनर सिलेक्ट करके आप जूम कॉल पे कर सकते हो, वैसा है। इसका ट्रीटमेंट टाइम कितना रहता है, कितने दिन लगते हैं ये सारी चीज़ें? सो जितने दांत आपके अलाइनमेंट में खराब है, जैसे सीधे दांत होते हैं हमारे, जितने दांत टेढ़े मेढ़े है उतना आपका ट्रीटमेंट टाइम बढ़ते जाता है, क्योंकि अपने दांत सीधे करने चाहिए। अगर हम लोग सबसे पहले कब पता चलता है जब हमारे दांत टेढ़े मेढ़े होने चाहते हैं, वो एक 12 से 15 साल की उम्र में हमें पता चलता है कि हमें ब्रेसेस की ज़रूरत है कि नहीं। तो पेरेंट्स को वो टाइम पे बच्चों को लेके आना चाहिए, तो हम लोग वो टाइम पे बता सकते हैं कि हाँ, नहीं तो 8 से 10 साल की उम्र में हम लोग उसको बोलते हैं इंटरसेप्टिव, कि उनके दांत शायद टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, तो हम लोग वो टाइम पे ही रोक देते हैं और दांत सीधा करना चालू करते हैं। अभी आपको समझा, इट इज़ नॉट एस्थेटिक्स और इट इज़ नॉट स्माइल, इट इज़ फंक्शन। तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 year to 2 years डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द केस। जितने खराब दांत अलाइनमेंट में है उतना ज़्यादा टाइम लगता है दांत सीधे करने में, और जितने जल्दी कर पाएंगे हम लोग बचपन से लेके टीनेजर की उम्र में जल्दी हो जाता है, क्योंकि एक बार ग्रोथ स्पॉट जो रहता है हमारा वो खत्म हो जाएगा, दांत का मूवमेंट करना ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है। ब्रेसेस लगाने के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? सो ब्रेसेस लगाने के बाद प्रिकॉशंस इज फर्स्ट, एक ब्रेसेस का अलग किट आता है, ब्रेसेस का अलग ब्रश आता है, फिर ब्रेसेस का अलग माउथ रिंस आता है और ब्रेसेस का अलग टूथपेस्ट भी आता है, विच इज़ रिकमेंडेड जो कमर्शियली रहते हैं अवेलेबल। और टूथब्रश क्यों अलग रहता है, क्योंकि ब्रेसेस के बीच में नॉर्मल टूथब्रश आप करोगे तो ब्रेसेस के बीच में अटक जाएगा, तो उसके लिए ब्रेसेस का अलग एक टूथब्रश आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टूथपेस्ट कोई भी यूज़ करो, माउथ वॉश कोई भी यूज़ करो, बट ब्रेसेस का स्पेसिफिक टूथब्रश खरीदना। दूसरी चीज़, जब आप अलाइनर्स पहनते हो, जो अलाइनर्स जो आजकल फैशन में है, तो आप अलाइनर जब बहुत टाइम पहनते हो अंदर बहुत सारा प्लाग जमा हो जाता है वो अलाइनर्स के बीच में। सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट एवरी नाइट व्हेन यू रिमूव द अलाइनर्स और every 4 to 8 hours when you remove the aligners, you just have to clean them properly, because most of the time मैंने देखा है पेशेंट्स अलाइनर के साथ जूस भी पी लेते हैं, अलाइनर के साथ कभी कभी कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी भी पी लेते हैं, तो अंदर तो घुसेगा ही, लिक्विड है, पानी जहाँ जगह मिली पानी चला जाता है, तो वो उसके ऊपर है कि स्टेन्स आना चालू होता है, बैड ब्रेथ होना चालू होता है। सो इट इज़ बेटर दैट अलाइनर्स के भी क्लीनिंग फोम्स या कुछ भी आते हैं वो आप यूज़ करो, क्लीन करो और पहनो, नहीं तो वहाँ पे वो प्लाक जमा होना चालू हो जाएगा, वहाँ पे वापस कैविटी होनी भी चालू हो जाएगी। सर, डेंटिस्ट के लिए तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है, कौन से टूथपेस्ट में नमक है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, ब्रश करना ज़रूरी है। टूथपेस्ट में नमक हो, लाल मिर्च हो या कुछ भी हो, ब्रश करना ज़रूरी है। Correct. आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, एक छोटी सी स्टोरी है। आपके परदादा दादा उनको टूथपेस्ट पता था? नहीं, वो टाइम पे वो कैसे ब्रश करते थे? बस वो दातून आता था, वो कुछ ट्री। हाँ, तो कोलगेट कब से आया या टूथपेस्ट कब से आया? जस्ट अभी थोड़े सा अभी अभी आया, और उनके दांत तभी भी अच्छे थे। सो एक हैबिट जो उनमें और हमें कॉमन है वो ब्रश करना जरूरी है, Correct. भले वो दातून हो या नीम हो या टूथपेस्ट और टूथब्रश हो। द बेसिक इंग्रेडिएंट्स इन द टूथपेस्ट शुड बी द एंटीबैक्टीरियल, द फ्लोराइड्स एंड द बेसिक टूथपेस्ट। ब्रश करना जरूरी है, नमक हो या अदरक हो फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। लेकिन फिर भी सर, हम एज एन एवरीडे ब्रश तो करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दांत में प्रॉब्लम तो होता ही है। तो आप मुझे बता सकते हो क्या क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग आजकल करते हैं दांतों को लेके, जिसकी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं? कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है, हम ब्रश को चबाते हैं, हम ब्रश नहीं करते। देयर आर टेक्निक्स जो वर्ल्ड वाइड वेब, गूगल पे भी अवेलेबल है या आपके यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, या हम जैसे डेंटिस्ट है जो हम आपको टूथपेस्ट के ब्रशिंग टेक्निक सिखा सकते हैं। दैट इज़ अ फर्स्ट कॉमन मिस्टेक। दूसरा, हम लोग हमेशा बोलते हैं दिन में 2 बार ब्रश करो, एक सुबह एक रात। अभी हम कैसे हैं कि एक ही बार ब्रश कर दिया और मैंने ब्रश कर दिया, तो दैट इज़ समथिंग हम लोग को सबको देखना चाहिए कि भाई मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, अच्छे से गार्गलिंग करता हूँ, अच्छे से फ्लॉसिंग करता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेंटेन योर ओरल हेल्थ प्रॉपरली। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वापस हम हैं।
करेक्ट। तो सर आप ऐसी 5 कोई ऐसी टॉप 5 टेक्निक्स बता सकते हो, मतलब टॉप 5 टेक्निक जो ओरल केयर के लिए हमें ध्यान रखनी चाहिए? चलो टॉप 5 डेली टिप्स मैं बताता हूँ। एक तो सुबह और शाम ब्रश करना, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। यू हैव टू ब्रश एटलीस्ट 2 minutes एंड प्रॉपरली इन अ प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। वाटर इज अ नेचुरल क्लेंजर ऑफ योर ओरल कैविटी। कि कभी भी कुछ खा लिया, चलो हम लोग इंडियंस है, स्नैकिंग बहुत करते हैं, तो हम लोग खा लेते, उसके बाद ना पानी पी लेना, अच्छे से गार्गल कर लेना, वापस पानी निकल लेना, तो ओरल कैविटी क्लीन रहती है। तो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। तीसरा, इफ यू स्नैक रिड्यूस द शुगर सब्सटेंसेस। 3, इफ यू हैव बैड ब्रेथ, आप आपके गार्गलिंग में कोई भी क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश या कोई भी माउथ वॉश रहता है वो डालो, तो आपका बैड ब्रेथ का कम हो जाएगा। और 5वां, अगेन टाइम मिले तो डेंटिस्ट के पास आना। विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 months। उतना तो कोई भी कर सकता है। 6 महीने में डेंटिस्ट के पास आओ, अच्छे से कॉफ़ी पियो, आपका चेकअप करा लो। कुछ नहीं तो अच्छा ही अच्छा है, कुछ निकला भी तो हम डेंटिस्ट है जो आपकी ट्रीटमेंट करके दे देंगे। के दे सकते हैं। Yes. लेकिन ये डेंटिस्ट के पास जाना हमेशा ना पेनफुल होता है, मतलब आम जनता के लिए कैसा होता है, जब भी नाम आता है कि यार किसी डेंटिस्ट के पास जाना है तो मन में हमेशा डर होता है कि अरे यार डेंटिस्ट के पास जाएंगे कुछ तो पेन होगा, और लाइक लोग अवॉइड करते हैं। तो क्या सच में इतना पेनफुल होता है? आपने एक इंग्लिश का प्रोवर्ब सुना है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। हम डेंटिस्ट के पास कब जाते हैं? एकदम एक्सट्रीम पेन होगा एकदम तभी। एक्सट्रीम पेन होता है तभी हम जाते हैं। तो वो अवॉइड करना चाहिए। जब आपको लगे कि मेरे दांत में कुछ प्रॉब्लम है, मेरे दांत में थोड़ी सी सड़न चालू हुई है, चलो मैं डेंटिस्ट के पास जाता हूँ। हमारे इधर पेशेंट कब जाते हैं? पहले दांत का दर्द होता है तब घर के नुस्खे ट्राई करते हैं। वो लौंग का ऑयल लगाएंगे, नहीं तो कुछ तो दादी जी का गुटली से कुछ निकाल के करेंगे। उसके बाद जाएंगे हमारे फार्मासिस्ट के पास, उसके बाद जाएंगे फिजिशियन के पास, और लास्ट अगर टाइम मिला तो आएंगे डेंटिस्ट के पास। तब वो पेन इतने लेवल पे जा चुका है कि डेंटिस्ट ऐसे लगता है कि हाँ भाई डेंटिस्ट ही हमारा मर्डरर है। सो ऑलवेज स्टिच इन टाइम सेव्स 9। एंड जितना आप दांत को निग्लेक्ट करोगे उतना आपके दांत का पीड़ा या पेन बढ़ते जाएगा। या आपने बीच में फ्लोसिंग के बारे में भी बात किया, ये फ्लोसिंग होता क्या है? और आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, किसी भी डेंटिस्ट के पास जाओ तो वो फ्लोसिंग के बारे में बोलते हैं। इनफैक्ट प्रोडक्ट्स इतने सारे फ्लोसिंग के रिलेटेड आ गए हैं, तो ये थोड़ा इसके बारे में बता सकते हो, ये क्या होता है और क्यों जरूरी है? बेसिकली हम फ्लॉस क्यों करते हैं? हमारी गम हेल्थ और इंटरडेंटल हेल्थ, जो दांतों के बीच में जगह रहती है, वो क्लीन करने के लिए। जो हम ब्रश से नहीं क्लीन कर सकते वो फ्लॉस से इजीली क्लीन होते हैं। तो हमारे गम्स के बीच में अगर खाना अटका रहेगा तो हम इंटरडेंटली जा सकते हैं 2 दांतों के बीच में से और फ्लॉस करके वो ना खाना निकाल सकते हैं। सड़न दांत में कब चालू होती है? जब खाना अंदर रहता है और हमारे मुंह में ऐसी कुछ कुछ जगह रहती है जहाँ पे खाना 2 दांतों के बीच में घुस जाता है, और अगर हम वो निकालेंगे नहीं तो वहाँ पे सड़ते 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 फिर कैविटी लग जाती है। इसलिए हम लोग आजकल फ्लॉसिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अलग अलग टाइप के फ्लॉसर, जैसे आपने बोला कि आजकल मार्केट में बहुत फ्लॉसिंग अवेलेबल है। मेरा सिंपल है, जो फ्लॉसर आपको अच्छा लगता है, जो फ्लॉसर आपके पॉकेट को अच्छा लगता है, आप खरीदो। बेस्ट फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 200 रुपये से लेके 6,000 रुपये तक फ्लॉसर मिलेगा मार्केट में। सबका काम एक ही रहता है, जैसे बाटा हो, रीबॉक हो, नाइकी हो, ब्रांड जूता तो सेम ही रहता है। करेक्ट। सो इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू कि फ्लॉसिंग इज अ हैबिट विच एवरीवन शुड इंक्लूड इन देयर ओरल हेल्थ। दैट इज द थिंग। इवन सेंसिटिविटी आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो हम क्या ऐसा अर्ली स्टेज पे कर सकते हैं जिससे हमारे दांतों को सेंसिटिविटी ना हो, उसके मतलब वो रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? तो सेंसिटिविटी कब होती है? जब हम एकदम ठंडा या एकदम गर्म कुछ खाते या पीते हैं, या तो जब आपको कैविटी रहती है और कैविटी ऐसी जगह पे डीप जा चुकी रहती है कि कुछ मीठा खाया और एक सन करके आ जाता है, वो आप एडवर्टीजमेंट में देखते रहोगे। सो वो टाइम सेंसिटिव होती है तो आपको डेंटिस्ट को विजिट करना ही पड़ता है। पर ऑन रेगुलर बेसिस बहुत सारे टूथपेस्ट अवेलेबल है मार्केट में जो एंटी सेंसिटिविटी पे काम करते हैं। दीज आर मेडिकेटेड टूथपेस्ट विच ओनली कैन बी प्रिस्क्राइब बाय डेंटिस्ट्स। सेंसिटिविटी अगर आपको लग रही है कि मेरे अर्ली स्टेज ऑफ सेंसिटिविटी है, बेटर गो टू योर डेंटिस्ट। सेंसिटिव क्यों होगी? अगर सडन होगी तो, या तभी दांत क्रैक्ड हो गया होगा तो, या कभी कभी आप ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म का सेवन रेगुलरली करते हो, तो हमारे एवरी टूथ इज़ अ लिविंग ऑर्गन and every tooth has a emotion, and how does this emotion comes out is through sensitivity and pain. समझ लो एक छोटा सा बच्चा आपकी मुंह में है, that is your tooth, it is a living organ जिसको एक नस है
जिसको एक ब्लड लाइन है, और जब भी उसको हम इंजुरी देते हैं वो रोते रहते हुए बोलता है भाई मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सेंसिटिव हो रहा है, एंड विजिट योर डेंटिस्ट, सिंपल. तो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं. सेंसिटिविटी इज नथिंग, नो इमरजेंसी या पेन वाला कुछ नहीं है. इट इज़ अ वेरी माइनर डेंटल ट्रीटमेंट जो हम कर सकते हैं एट होम रेमेडी यूजिंग टूथपेस्ट विच वी प्रिस्क्राइब, एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द सेंसिटिविटी. एंड मैं सबको बोलना चाहूँगा कि बच्चों को, खास करके हमारे एज ग्रुप को या बड़ों को, एकदम ठंडा या एकदम गर्म कुछ मत दिया करो, क्योंकि आपके दांतों को फिर ज़्यादा सेंसिटिविटी का पावर कम हो जाता है. कि जब भी हम ब्रशिंग टेक्निक के बारे में बात करें तो कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह उठने के बाद तुरंत ब्रश करना चाहिए. कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब भी आप उठते हो तभी मुंह में वो कुछ गुड बैक्टीरियाज रहते हैं, तो पहले कुछ खा लो, बैक्टीरियाज को अंदर जाने दो, बाद में ब्रश करो. तो आपका क्या मानना है, क्या प्रॉपर तरीका है ब्रश करने का? आप हर रोज सुबह उठ के पहले क्या करते हो? मैं तो ब्रश करता हूँ. क्यों करते हो? स्मेल चला जाए, बैक्टीरियाज निकल जाए, सारी चीज़ें फ्रेश हो जाए. एग्जैक्टली. स्मेल चला जाए, बैक्टीरिया निकल जाए और आपके ओरल कैविटी को फ्रेश लगे. आपने ये आंसर दे दिया. ट्रू. ओवरनाइट जब हम खाना खा के सोते हैं, ऑफ कोर्स यू हैव टू ब्रश व्हेन यू गो ऑफ टू स्लीप, क्योंकि हम जैसे ही खाना खा के हम लोग सोने जाते हैं, कुछ खाना अपने मुंह में पड़ा रहता है जो सडन क्रिएट करता है, तो वो हम लोग को क्लीन करने के हम लोग ब्रश करते हैं. बट जब हम सुबह उठते हैं, एक लेयर, बैक्टीरियल लेयर जो क्रिएट होती है हमारे इसमें, या रात को कभी कभी नींद में मुंह खुला रख के भी सोते हैं, वी इंजेस्ट अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया. समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ना कुछ रह ही जाता है हमारे मुंह में. मैनी ऑफ अस, चलो रात को ना ब्रश कर लिया पर एक चॉकलेट खा ही लेता हूँ यार. सो ये सब क्लीन करने के लिए आपको सुबह ब्रश करना ज़रूरी है. ओके, आई कैन रेकमेंड कि सुबह आप जब उठोगे एक गर्म पानी पी लेना, उसके बाद ब्रश कर लो, बट कुछ खाने के पहले ब्रश करो. ऐसा मत करो कि कुछ खा लिया और फिर ब्रश करें. अ लॉट ऑफ रिलीजन से दी ब्रश सुबह नहीं, पहले कुछ ये करना चाहिए. एज अ डॉक्टर, मॉर्निंग ब्रशिंग शुड बी अ हैबिट. Like how morning prayer is a habit, even you should have a morning brushing as a habit, which removes whatever is left overnight आपके मुंह के अंदर. At the same time, जैसे आपने मुझे जवाब दिया, आपको फ्रेश लगता है ब्रश करके, ओरल हाइजीन क्लीन लगता है, एक फ्रेशनेस लगता है. जैसे हम मुंह धो के हम लोग खुद को फ्रेश करते हैं, चलो ब्रश करके मुंह को भी फ्रेश कर ले. सिंपल और नॉट? ट्रू. ट्रू. आप ब्रशिंग टेक्निक के बारे में बात कर रहे थे, तो ब्रशिंग टेक्निक होना कैसे चाहिए? क्या आइडियल ब्रशिंग प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए? सो ब्रशिंग टेक्निक डिपेंड्स ऑन द एज ग्रुप. छोटे बच्चों का ब्रशिंग टेक्निक अलग रहता है, बड़ों का ब्रशिंग टेक्निक अलग रहता है, थोड़े और जो बुजुर्ग रहते हैं उनका ब्रशिंग टेक्निक अलग रहता है. ब्रशिंग टेक्निक फॉर बुजुर्ग जो रहता है उनमें ज़्यादा करके हम लोग को फ्लॉसिंग भी इंक्लूड करना पड़ता है. अगर ब्रशिंग टेक्निक सीखना है देन इट विल बी अ डिफरेंट ट्यूटोरियल ऑल टुगेदर, जो मुझे दिखाना पड़ेगा कि भाई ऐसे ब्रश करो, ऐसे ब्रश करो. बट ऑफकोर्स ब्रशिंग टेक्निक्स बहुत सारे रहते हैं, बट सी टू इट दैट आप जो खाना भी रहता है मुंह में वो नीचे खींचो, फिर राउंड सर्कुलर मोशन में ब्रश करो. तो वो टेक्निक अवेलेबल है, या तो हम डेंटिस्ट सिखाते हैं जब पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं. वी डू टीच देम. जो ओरल हाइजीन रहता है, जो हमारे इधर हाइजीनिस्ट रहते हैं क्लिनिक में, वो आपको ब्रशिंग टेक्निक सिखाते हैं कि आपको ब्रश ऐसे करना चाहिए. और जो आपके दांत है उस हिसाब से हम आपको टूथ ब्रश रेकमेंड करते हैं. लेकिन ब्रश के वेराइटीज़ भी बहुत सारे होते हैं. मतलब कुछ लोगों को वो सॉफ्ट वाला ब्रश पसंद होता है, कुछ लोगों को हार्ड चाहिए. अभी तो इलेक्ट्रिक ब्रशेस भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. बराबर. तो आपके हिसाब से कौन सा ब्रश यूज़ करना चाहिए आइडियली? आज के दिन में इलेक्ट्रिक ब्रशेस तो छोड़ो, आज के दिन में इलेक्ट्रिक के आगे एआई ब्रशेस भी चालू हो गए, जो आपको आपके मुंह में क्या कैविटी है, क्या कैविटी नहीं है, वो सब बताएगा विद अ ऐप. बेसिकली एज ग्रुप अगर देखा गया तो जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं उनको मीडियम टू सॉफ्ट ब्रश देगोगे तो अच्छा है, और जो मिडिल एज ग्रुप है उनको आप मीडियम सॉफ्टनेस का ब्रश दो. आई विल नॉट रिकमेंड अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश टू अ यंगर एज ग्रुप, क्योंकि उसका उतना ये नहीं है. और जो बच्चे रहते हैं उनके लिए स्पेशलाइज बच्चों का टूथब्रश भी आता है. सो डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप एंड डिपेंडिंग आपके दांत कैसे है, हम लोग ब्रश रिकमेंड करते हैं. क्योंकि कुछ ब्रशेस के लिए साथ टंग क्लीनर भी रहता है. तो कभी कभी बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे टंग में भी थोड़ा ये फंसता है, तो हम टंग क्लीनर के साथ वाला ब्रश भी दे देते हैं, या अलग से टंग क्लीनर भी दे सकते हैं. बट टूथ ब्रश शुड ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द जैसे दांत है आदमी के. करेक्ट. अगर दांत में बहुत सारे कैप्स बिठाए हुए हैं तो टूथब्रश चेंज हो जाएगा. हम लोग को इलेक्ट्रिक टूथब्रश देना पड़ेगा या ऑसिलेटिंग वाला टूथब्रश देना पड़ेगा. उसके साथ हमें कुछ वाटर पिक जैसे ब्रश फ्लॉसर ऐड करना पड़ेगा. सो इट डिपेंड्स कि आपके दांत कैसे है. बट ऑन अ रेगुलर अगर मुझे पूछ रहे हो कि कौन सा टूथब्रश आप रेकमेंड करते हो, मीडियम ग्रिट वाला टूथब्रश इज़ द बेस्ट. नॉट वेरी सॉफ्ट एंड
डेफिनेटली नॉट वेरी हार्ड, क्योंकि वेरी हार्ड टूथब्रश से क्या होता है, हमारे दांतों को इंजुरी होती है. जो आप बोलते हैं ना घसे हुए दांत हैं, मैं बहुत जोर जोर से दांत घसता हूँ, मेरे दांत पूरे घसे हुए हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ अ बैड टूथब्रश एंड बैड ब्रशिंग हैबिट. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. Yes. तो आपके हिसाब से इतने सारे जो ब्रांड्स हैं, भले वो टूथपेस्ट के हो या टूथब्रशेस के हो, तो टॉप 3 ब्रांड्स कौन से हैं? टॉप 3 ब्रांड्स अगर देखे गए तो ओरल बी इज़ वन ऑफ द ब्रांड्स विच इज़ जो बेसिक बच्चों से लेके आपको इलेक्ट्रिक से लेके इलेक्ट्रिक AI का भी आपको मिलेंगे ब्रश. उसके बाद कोलगेट ऑल्सो हैज़ देयर ओन ब्रशेस. देखा गया तो बहुत सारे ब्रांड, सिबाका हैज़ अ ब्रश अगेन. सो ब्रशेस बहुत सारे कंपनीज है. यानी आप और मैं भी अगर चाहो तो एक ब्रश का कंपनी खोल के बेच सकते हैं ब्रश, बिकॉज मेकिंग अ ब्रश डज नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. ब्रांडिंग इज एवरीथिंग. बट इफ़ यू आस्क मी टॉप ब्रांड्स में जो कोलगेट और ओरल बी और वैसे सब ब्रशेस काफ़ी आजकल लोगों में चलते हैं, डीमार्ट बोलो या किधर भी जाओ, वो ब्रशेस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे वैसे है. बट आई विल रिकमेंड, आजकल इलेक्ट्रिक ब्रशेस आर गुड. मीन्स पर्सनली आई एम यूजिंग अ इलेक्ट्रिक टूथब्रश एंड आई एम फाइंडिंग अ डिफरेंस. सुपर सुपर. Yeah. थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू. Yes. लेकिन एक लास्ट चीज़ मुझे आपसे जाननी है कि सर आपके एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे हैं, लोगों को अगर आपसे कांटेक्ट करना है तो कहाँ आके आपसे मिले? So I run a specialty clinic in 4 bungalows called as Dentiest the Specialist Hub, जहाँ पे सारे MDS काम करते हैं. So सारे, जैसे मैंने बोला डेंटिस्ट्री में 7 स्पेशलिटी थे, हम लोग 7 MDS है जो काम करते हैं. So जो भी आप आओगे तो स्पेशलिटी ट्रीटमेंट मिलेगा इन 4 बंगलोज. 4 बंगला वर्सोवा में मेरा क्लिनिक है डेंटिस्ट करके, एंड विच इज़ बिन रनिंग फॉर लास्ट 10-12 years now, and we are doing highly quality treatment and work, so everyone can connect me over there. 100%. और हमारे व्यूअर्स तो स्पेशली आएंगे क्योंकि 1-1.5 घंटा आपको सुनने के बाद लोगों को अभी एक कनेक्शन फील हो गया रहेगा. Exactly. और पता चल गया रहेगा कि कितने डेडिकेटेड आप हो. Yes. Thank you very much. Thank you for having me over here. थैंक यू सो मच.